आज हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करने की एक और विधि पढ़ेंगे जो कहलाती है अवसाधन विधि अथवा द्रुत अपकेंद्रण विधि, सेडिमेंटेशन मेथड या और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अवसाधन विधि अथवा द्रुत अपकेंद्रण विधि, ये जो विधि है ये अणुभार ज्ञात करने की एक महत्वपूर्ण विधि है और ये थोड़ी जटिल विधि है जिसको कि वैज्ञानिक श्वेडबर्ग ने प्रतिपादित किया था। इस विधि में गुरुत्वीय प्रभाव के कारण कण मैक्रोमोलिक्यूल्स के या वृहत अणुओं के कणों के नीचे बैठने की प्रक्रिया होती है जो कहलाती है अवसाधन या सेडिमेंटेशन। द्रुत अपकेंद्रण तकनीक द्वारा कणों के अवसाधन की दर को बढ़ाया जाता है। अपकेंद्र क्षेत्र में के प्रभाव में यदि अपकेंद्रण यंत्र का कोणीय वेग ओमेगा हो, ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा बराबर होगा 2πx, जहाँ x क्या है? प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। जो यंत्र घूम रहा है वो प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाता है वो है x, और 2πx को हम क्या कहेंगे? ओमेगा या कोणीय वेग। तथा घूर्णन अक्ष से कण की दूरी x हो तो कण का त्वरण कितना होगा? ओमेगा x²। और त्वरण जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अवसाधन की दर, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, बढ़ने लगती है। यानी ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि ओमेगा यानी त्वरण या कोणीय वेग ओमेगा या त्वरण ओमेगा x² को बढ़ाकर हम अवसाधन की दर या रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को बढ़ा सकते हैं। दिस मेथड was proposed by Schwedberg. It is a very complex method for determining molecular weight of high polymers. It is used for determining the molecular weight of proteins. Sedimentation is the fall of particles to settle down at bottom under the influence of gravity. गुरुत्वीय प्रभाव में कणों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को, सेटल होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन या अवसाधन। अब द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक। क्या है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफ the angular velocity of centrifuge machine is omega, where omega is equal to 2πx. x is the number of revolution per second, एक सेकंड में चक्रों की संख्या, and the distance of particle from the axis of rotation is x, then the acceleration of the particle will be omega x². The rate of sedimentation increases with increase in acceleration, and thus omega can be increased in order to increase the rate accordingly. ओमेगा बढ़ाने से क्या होगा? एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन बढ़ने से रेट ऑफ सेडिमेंटेशन या रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बढ़ेगी, है ना। या अगर यंत्र का कोणीय संवेग क्या है? ओमेगा, तो त्वरण क्या होगा? ओमेगा x²। त्वरण के बढ़ने से अवसाधन की दर बढ़ेगी। और त्वरण कैसे बढ़ेगा? यदि ओमेगा का मान बढ़ेगा यानी कोणीय वेग बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन या अवसाधन की दर को बढ़ाया जा सकता है। ये इस विधि का सिद्धांत है। अब प्रायोगिक रूप से ये विधियां दो प्रकार से होती हैं। पहली विधि कहलाती है अवसाधन साम्य विधि, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। प्रोटीनों के अणुभार को निर्धारित करने की ये महत्वपूर्ण विधि है। मैंने पहले भी बताया था
जब अत्यंत सूक्ष्म कणों के नीचे बैठने की दर उनकी तापीय गति एवं ब्राउनियन गति के कारण पुनः विचलित होने की दर के बराबर हो जाती है, तब अवसादित में उपस्थित कण साम्य अवस्था में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। कैसे? गुरुत्वीय बल के कारण नीचे बैठने की दर और तापीय गति और ब्राउनी गति के द्वारा पुनः विचलित होने की दर जब आपस में बराबर हो जाती है, तब हम कहते हैं कि अब ये पार्टिकल्स कण साम्य अवस्था में आ गए। When the rate of settling down of the ultra minute particle is equal to the rate of diffusion in opposite direction, किस वजह से? Due to Brownian and thermal motion, then particle present in sediment comes in equilibrium. और जब इक्विलिब्रियम अवस्था आ जाती है तो हमारे पास पेरिन समीकरण है। पेरिन ने एक इक्वेशन दी। क्या इक्वेशन दी? log E n1 upon n2 is equal to n0 mg x2 minus x1 upon rt into 1 minus rho dash upon rho। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ n1 और n2 क्या है? x1 और x2 दूरी पर प्रति इकाई आयतन में उपस्थित कणों की संख्या, यानी केंद्र से x1 दूरी पर प्रति इकाई आयतन में कितने कण उपस्थित हैं? n1। और केंद्र से x2 दूरी पर प्रति आयतन इकाई में कितने कण उपस्थित हैं? n2। n1 and n2 are number of particles present per unit volume at a distance x1 and x2 respectively। n0 क्या है? n0 है एवोगैड्रो नंबर, रो डैश डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का घनत्व जिसमें पॉलीमर का सॉल्यूशन हमने बनाया है, और रो डेंसिटी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन सॉल्वेंट, जो कण सस्पेंडेड हैं उनकी डेंसिटी, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स की डेंसिटी। जी गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एम कण का द्रव्यमान, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये अपकेंद्रण यंत्र का चित्र डायग्राम में। इसमें देखिए, इसमें घूर्णक आर, रोटेटर आर ए अक्ष पर उच्च वेग से घूर्णन करता है। विलयन को हम सेल सी में रख देते हैं। सी में क्वार्ट्ज की खिड़की होती है। एक दिशा से प्रकाश को विलयन में से गुजारा जाता है और दूसरी तरफ से ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती हैं। देखिए, एक दिशा से गुजारा जा रहा है, सी में होकर जाती हैं ये किरणें और फिर फोटोग्राफिक प्लेट पी पर गिरती हैं। घूर्णन अक्ष से x1 और x2 दूरी पर उपस्थित विलयन द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा का हम निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं? फोटोग्राफिक सेल या फोटो सेल या फोटोप्लेट के द्वारा। जब हम इनको इससे गुजारते हैं तो इसमें जो धारा उत्पन्न होती है वो समानुपाती होती है अणुओं की संख्या के। अब हमने क्या देखा कि समीकरण 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में n0 mg n0 m किसके बराबर हो जाएगा? ये मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। अणुभार किसके बराबर होता है? एक कण का द्रव्यमान इंटू एवोगैड्रो संख्या। तो इसकी जगह हमने कैपिटल एम लिखा। तो इस इक्वेशन क्या है हमारी? log टू द बेस e n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू कैपिटल एम जी x2 माइनस x1 अपॉन RT ब्रैकेट में 1 माइनस रो डैश अपॉन रो।
इक्वेशन नंबर 2। अब इट टेक्स ऑलमोस्ट ए मंथ फॉर ए मैक्रोमोलिक्यूल टू अचीव इक्विलिब्रियम। साधारण विधि से साम्य स्थापित होने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक से हम इसको कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी साम्य कुछ ही दिनों में स्थापित किया जा सकता है। हम ये जानते हैं सैद्धांतिक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से कि गुरुत्वीय घटक जो है, क्या है गुरुत्वीय घटक? Gx2 - x1, उसको हम अपकेंद्र घटक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। क्या है सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट? हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यानी हम Gx2 - x1 की जगह समीकरण 2 में क्या लिख सकते हैं? हाफ ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो रख दीजिए वैल्यू, क्या आ जाएगा? log n1/n2 बराबर कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन हाफ है तो 2 नीचे आ जाएगा 2RT, फिर 1 माइनस रो डैश अपॉन रो। यह है समीकरण नंबर 3। अब फिगर में आप देख ही चुके हैं, अपने को क्या करना है? अपकेंद्रण यंत्र में C को, C क्या है? सेल है जिसमें विलयन रखा जाता है। सेंटर से दो अलग अलग दूरी x1 और x2 पर रख देंगे। ऊपर देखिए x1, फिर नीचे x2, और फोटो सेल में उत्पन्न धारा का मान ज्ञात किया लिया जाता है। और ये जो उत्पन्न धारा है, ये धारा किसके समानुपाती होती है? ये समानुपाती होती है x1 और x2 पर अणुओं की संख्या के, x1 और x2 दूरी पर अणुओं की संख्या के। तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे? n1 और n2 का रेशियो। ये जो फोटो सेल में उत्पन्न धारा का अनुपात होगा दो जगह पर रखने पर, x1 दूरी पर और x2 पर, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा n1 और n2 के अनुपात के। तो अब आपके पास देखिए क्वेश्चन में n1/n2 का रेशियो आ गया। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कोणीय वेग आप ज्ञात कर सकते हैं। कोणीय वेग आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मैंने आपको बताया ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा बराबर होता है 2πx। x है प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, तो आपको ओमेगा मालूम है। r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर। यदि आपको रो डैश यानी विलायक का घनत्व और रो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का घनत्व मालूम हो तो आप m यानी अणुभार ज्ञात कर सकते हैं समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 की सहायता से आप अणुभार की गणना कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक मेथड। दूसरा मेथड है अवसाधन वेग विधि, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। अभी हमने देखा कि ये जो हमारी विधि थी अवसाधन साम्य विधि, इसमें साम्य स्थापित होने में समय लगता है, तो ये स्लो मेथड है, धीमी विधि है। अब इस विधि को द्रुत अपकेंद्रण तकनीक, हाई सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक द्वारा अत्यधिक अपकेंद्रीय बल प्रयोग करने से बहुत कम समय में साम्य स्थापित हो जाता है। जो अपकेंद्रीय बल है
वो गुरुत्वीय बल की तुलना में 5 लाख गुना अधिक होता है। तो जब अब केंद्रीय बल 5 लाख गुना अधिक है तो साम्य अतिशीघ्र स्थापित हो जाता है। ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि कणों का जब अवसादन होता है तो घर्षणात्मक प्रतिरोध अवसादन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। कैसे? कणों का अवसादन होने से कण नीचे बैठते हैं और जो घर्षणात्मक प्रतिरोध है वो इनको नीचे बैठने में विरोध करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ये जो प्रतिरोध है, घर्षणात्मक प्रतिरोध, ये माध्यम की श्यानता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? माध्यम की श्यानता पर। इन दिस मेथड बाय यूजिंग हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितना हाई? 5 lakh times more than the gravitational force is used. So equilibrium can be attained in very less time. This method is based on the principle that when particles are sedimented, the frictional resistance acts in opposite direction to the sedimentation. This frictional resistance depends upon viscosity of the medium. And under the influence of both of these opposite force, particles achieve a uniform motion. अब ऐसी स्थिति में इनके लिए रेट ऑफ सेडिमेंटेशन यानी अवसादन की दर, कण के आकार और विस्कोसिटी श्यानता में स्टोक्स नामक वैज्ञानिक ने एक संबंध स्थापित किया। ए रिलेशन किस के बीच में? बिटवीन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन यानी dx/dt, साइज ऑफ द पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय स्टोक्स इक्वेशन। क्या है स्टोक्स समीकरण? dx/dt इज इक्वल टू 2r² रो माइनस रो डैश g/9 ईटा। समीकरण नंबर 4 ये स्टोक्स समीकरण कहलाती है। dx/dt क्या है? किसी क्षण पर अवसादन की दर या वेग कह सकते हैं हम, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन एट एनी मोमेंट। क्या है? dx/dt। r जो है वो कण की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ पार्टिकल, किसमें? सेंटीमीटर में। रो आप जानते हैं मैक्रोमोलिक्यूल की डेंसिटी, बृहत अणु का घनत्व। रो डैश विलायक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ईटा माध्यम की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, पॉइज में। और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण, ये किसके बराबर है? ω²x। तो अब हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? हमने जी की जगह पर ω²x लिख लिया और इस समीकरण 4 को रीअरेंज किया तो क्या आया? dx/x, x एक टर्म में एक साथ कर लिया, 2r² रो माइनस रो डैश ω² 9 ईटा इंटू dt को उधर ले लिया। अब इसका समाकलन करने पर या इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा? कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है? x1 से x2 तक, t1 से t2 तक। हमने माना x दूरी पर अवसादन होने में कितना समय लगता है? t1, और x2 पर कितना लगता है? t2। तो क्या आ जाएगा? log e की बेस पर है ये x2 माइनस log e की बेस पर x1 इज इक्वल टू 2r² रो माइनस रो डैश ब्रैकेट में ω²/9 ईटा, और dt का इंटीग्रेशन हुआ t1 से t2 तक, तो यह आया t2 माइनस t1। अब ω² t2 माइनस t1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो log e की बेस पर x2 माइनस log e की बेस पर x1 अपॉन ω² t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2r² रो माइनस रो डैश अपॉन 9 ईटा। ये हमने माना किसके बराबर है? s के बराबर। s कहलाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या अवसादन नियतांक। s इज द
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या अवसादन नियतांक किसके बराबर हो गया? S हमने देखा S बराबर हो गया log x2 माइनस लॉग x1 ई की बेस पर है ये अपॉन ओमेगा स्क्वायर T2 माइनस T1 समीकरण 5 इक्वेशन 5। अब यदि अवसादन की सेडिमेंटेशन की दो स्थितियों पर x1 और x2 पर T1 और T2 ज्ञात कर ली जाए और ओमेगा मालूम है तो हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की। T1 T2 ज्ञात कर लिए जाए कहाँ पर? x1 और x2 पर, यानी x1 पर सेटल होने में लगा समय और x2 पर सेटल होने में लगा समय T2, तो S का मान निकाला जा सकता है। फिर हम जानते हैं कि S किसके बराबर आ गया? S बराबर है 2r² रो माइनस रो डैश अपॉन 9 ईटा। तो अगर दोनों के घनत्व मालूम हो रो और रो डैश और माध्यम की श्यानता विस्कोसिटी मालूम हो तो हम R यानी कण की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। कण की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। इस विधि में अत्यंत उच्च घूर्णन गति में बहुलक विलयन को अपकेंद्रक में रखकर अवसादन की दर ज्ञात कर ली जाती है और इसकी सहायता से हम कण की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम ये मानते हैं कि कण का आकार गोलीय है। कण को गोलीय आकार का मानते हुए अणुभार ज्ञात किया जाता है। इन दिस मेथड द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन is noted down by keeping polymer solution in high speed rotating centrifuge, and by knowing the rate one can easily calculate the molecular weight of macromolecule assuming it to be spherical। कैसे? R निकाल दिया हमने। अब हमने ये माना कि कण गोलीय है तो मास कण का द्रव्यमान m किसके बराबर होगा? आयतन इंटू घनत्व। और स्फीयर का आयतन 4/3 πr³। तो m इज स्मॉल m इज इक्वल टू 4/3 πr³, ये तो वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी रो। अब ये एक कण का द्रव्यमान है, मास ऑफ वन पार्टिकल। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मास ऑफ पार्टिकल इंटू एवोगैड्रो नंबर। एक कण के द्रव्यमान को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इट शुड बी कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 4/3 πr³ रो m0। यहाँ R आपने निकाला किसकी सहायता से? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की सहायता से, अवसादन स्थिरांक की सहायता से। फिर एक बार R निकाल लेंगे तो डेंसिटी मालूम है, n0 मालूम है, आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, अणुभार की गणना की जा सकती है। तो इस तरीके से इस विधि में हम कणों का भार औसत अणुभार ज्ञात करते हैं। इस विधि से प्राप्त अणुभार पॉलीमर का बहुलक का भार औसत अणुभार होता है। दिस मेथड gives the weight average molecular weight of polymer। तो ये विधियां हैं जिनकी सहायता से पॉलीमर का औसत अणुभार की गणना की जा सकती है। अलग अलग विधियों से नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स या वृहत अणु। अब अगले टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। थैंक यू।